Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो आज टॉपिक देखेंगे वो है पदार्थ के अवयवी कण अर्थात अणु और परमाणु। किसी पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? अणु और परमाणु होते हैं, है ना। तो पदार्थ के अवयवी कण अणु और परमाणु ये दोनों ही पदार्थ के अवयवी कण हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अणु को, किसको? मॉलिक्यूल। जो अणु है पदार्थ के अवयवी कणों में जो अणु है जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। और एटम जो परमाणु है उसको इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन पदार्थ के अवयवी कण दोनों ही हैं, अणु और परमाणु दोनों ही हैं, इसलिए हमने टॉपिक में दोनों को लिखा है। तो चलिए आज की जो ये वीडियो है इसमें कंप्लीट नॉलेज मिलेगी आपको अणु का, मॉलिक्यूल क्या है या मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, उससे जुड़े हुए और भी जो बातें होंगी वह सब आज आपको इस वीडियो में अणु से संबंधित मिलेगी। और इसके बाद वाली जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग पदार्थ के अवयवी कणों में परमाणु को देखेंगे। चलिए ये अणु का यहाँ तक वीडियो कंप्लीट है, अणु का सारा पॉइंट जो है आपका इसमें आ जाएगा। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्रथम पॉइंट है मॉलिक्यूल जो है वह किसको कहते हैं या मॉलिक्यूल क्या है या अणु किसको बोलते हैं, अणु क्या है। आपने क्लास 9th में भी हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा है, अणु को, है ना, मॉलिक्यूल, एटम, इन चीज़ों को पढ़ा है। चलिए एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो पहला है कि किसी पदार्थ, अब में तत्व भी आता है और यौगिक भी आता है। पदार्थ में, सब्सटेंस में तत्व भी है ना, एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है। तो किसी पदार्थ अर्थात किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है मतलब स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ना, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते हैं। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। मतलब किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है अणु जो स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जा सकता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह क्या है? अणु कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ या किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। दो बात है, एक है किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। और ये जरूरी नहीं जो स्वतंत्र अवस्था में है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ही लेगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो अणु वह है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, है ना। किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है ना, वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं अणु कहलाते हैं। अब देखिए, जिस तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है उस तत्व या यौगिक का सारा गुण जो है उस अणु में पाया जाता है। इसलिए क्या बोला? जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए आयरन एक एलिमेंट है, तो आयरन का जो गुण है वह उसके अणु में भी विद्यमान होगा, यही बात कहा जा रहा है। तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं अणु कहलाता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं अणु कहलाता है। किस पदार्थ के? जिसमें उस पदार्थ का मतलब किस पदार्थ का? उस पदार्थ का मतलब वो पदार्थ है जिस पदार्थ का वह अणु है। जैसे हमने आयरन का बात किया तो आयरन जो एक एलिमेंट है उसका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें आयरन वाला प्रॉपर्टीज, आयरन वाला जो गुण है वह उसके अंदर विद्यमान होगा। किसके अंदर? अगर जो गुण आयरन का है वही गुण आयरन के अणु के अंदर भी विद्यमान होगा, यही बात कहा। तथा उसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं अणु कहलाता है। ठीक है, चलिए, एक पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार अर्थात द्रव्यमान में, आकार में, गुण आदि से एक दूसरे के सदृश होते हैं। क्या बोला? कि एक पदार्थ, जैसे आयरन की ही बात करें तो आयरन का जो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उस सब का जो है, सभी मॉलिक्यूल का द्रव्यमान, है ना, उसका आकार, उसका गुण, ये सभी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, एक दूसरे के सदृश होगा। सदृश का मतलब एक जैसा देखने में होगा, है ना। जैसा आयरन का एक अणु है वैसा ही आयरन के तमाम अणु का जो आकार होगा, द्रव्यमान होगा और जो उसका गुण होगा वह क्या होगा? एक जैसा होगा अर्थात सदृश होगा, सेम होगा। ठीक है, इसके विपरीत किन्हीं दो पदार्थों के अणु एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। क्या बोला? इसके विपरीत किन्हीं दो पदार्थों को, यहां तक तो एक पदार्थ का बात हो रहा था, है ना, कि एक पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार से द्रव्यमान में, आकार में और गुण में एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन इसके विपरीत किसी दो पदार्थ के गुण एक दूसरे सर्वथा भिन्न होते हैं, अलग अलग पदार्थ है। जैसे मान लीजिए एक कॉपर है और एक
आयरन है। तो दोनों का जो अलग अलग एलिमेंट, दोनों का जो अपना अपना अणु होगा वो दोनों क्या होगा, सर्वथा अलग होगा, भिन्न भिन्न गुण वाला होगा, क्योंकि कोई एक आयरन का एलिमेंट है और कोई एक ऐसा है जो कॉपर का है, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जल H2O के सभी अणु सदृश होते हैं, मतलब जल का जितना भी अणु होगा वह सभी क्या होगा, एक जैसा होगा, है ना, जल के सारे अणु एक जैसे होंगे। जल के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान 18 होता है। जल जानते हैं H हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, परमाणु भार ये जोड़ करके कितना हो गया, 18 हो गया। तो क्या बोला कि जल के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। और जल के जितने भी अणु होंगे वह सब क्या होगा, आकार में, द्रव्यमान में और गुण में एक जैसा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अणुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण इसके आकार आदि पूर्णतया समरूप होते हैं। अब जो जल का अणु है उसके अणु का भौतिक गुण, जल के ही अणु का रासायनिक गुण, सभी अणुओं का रासायनिक गुण, है ना, और उसका आकार क्या होगा, आदि पूर्णतया समरूप होगा। जिस चीज का वो अणु है, जिस तत्व का अणु है वह क्या होगा, सब एक जैसा ही होगा। किसी भी तत्व को उठाएंगे उसके जो जैसा एक अणु है वैसा ही उसके बाकी तमाम अणु भी होंगे, है ना, उसका आकार, उसका द्रव्यमान, उसका रूप, उसका गुण क्या होगा, एक जैसा होगा। लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्व है तो भिन्न भिन्न तत्वों के अणु के आकार, अणु के द्रव्यमान, अणु के गुण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर मान लीजिए हम दो ही एलिमेंट लेते हैं अलग अलग, तो फिर दोनों का जो अलग अलग मॉलिक्यूल होगा उसका गुण अपना अपना जैसा होगा। जैसे अब आयरन का है तो उसका आयरन कैसा गुण होगा, अब कॉपर का है तो उसके मॉलिक्यूल का गुण कॉपर कैसा होगा, है ना। आयरन का जो गुण है वह आयरन के अणु में मिलेगा, कॉपर का जो गुण है वह कॉपर के अणु में मिलेगा। ठीक है, लेकिन आयरन के अणु और कॉपर के अणु में क्या होगा, दोनों में काफी डिफरेंस होगा, दोनों अलग अलग होगा। ठीक है ना, चलिए, तो इसके अणु के भौतिक एवं रासायनिक गुण, इसके आकार आदि पूर्णतया समरूप होते हैं। यह जल के संबंध में, जल का एक उदाहरण देकर के बताया गया है कि जल का जो मॉलिक्यूल है उसके सारे मॉलिक्यूल का जो द्रव्यमान होगा, जो उसका रूप होगा, जो उसका गुण होगा, जो उसका आकार होगा, वह सभी क्या होंगे, सेम होंगे। इस प्रकार नमक NaCl के सभी अणु सदृश होते हैं। अब NaCl जो नमक है, सोडियम क्लोराइड, इसके सारे अणु क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जिस भी तत्व का कोई भी अणु होगा वह क्या होगा, एक जैसा होगा, है ना। या किसी भी यौगिक का अणु जो होगा वह हमेशा एक जैसा होगा। देखिए अणु के डिफिनेशन में ही कहा गया किसी पदार्थ, अब पदार्थ में तत्व भी होगा, पदार्थ में यौगिक भी होगा, और उसके अणु सब जो है, जो अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग यौगिक है, तो उसके अणु भी अलग अलग होंगे। लेकिन एक ही तत्व है तो उसके सारे अणु एक जैसे होंगे, चाहे आकार में देख लीजिए, द्रव्यमान में देख लीजिए, रूप में देख लीजिए, जिसमें देखना है, गुण में देख लीजिए, वह एक जैसा होगा। तो इस प्रकार नमक NaCl के सभी अणु सदृश होते हैं। नमक के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान 58.5 होता है। आप जानते हैं सोडियम NaCl, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है, तो 35.5। इसको जब जोड़ेंगे 23 और 35.5 को, ये कितना हो गया, 58.5, 58.5। तो क्या बोला कि नमक के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान 58.5 होता है, तथा इसके सभी अणु आकार, गुण आदि में सदृश होता है। परंतु जल के अणु तथा नमक के अणु एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न होते हैं। यह बात सत्य है कि अगर नमक का अणु है तो नमक में जितना अणु होगा वह सब क्या होगा, एक जैसा होगा, आकार में एक जैसा होगा, गुण में एक जैसा होगा, रूप में और एक जैसा होगा, द्रव्यमान में। लेकिन अब नमक का अणु और अगर आप जल के अणु में कंपैरिजन कीजिएगा तो दोनों क्या हो गया, सर्वथा भिन्न होगा। जल का अणु का कुछ और ही रूप हो सकता है, कुछ और ही आकार हो सकता है, कुछ और ही गुण हो सकता है, और इधर नमक का अणु है तो इसका आकार अलग होगा, इसका रूप अलग होगा, इसका गुण अलग होगा। लेकिन अगर सिर्फ हम नमक में ही बात करें तो नमक के जितने अणु होंगे वो सब एक जैसे होंगे, जल के जितने अणु होंगे वो सब एक जैसे होंगे, है ना। जल का संपूर्ण अणु उसके जैसा एक जैसा होगा और नमक का भी सारा अणु एक जैसा होगा। लेकिन अगर नमक और जल के अणु में कंपैरिजन करें तो दोनों का गुण क्या होगा, सर्वथा भिन्न होगा, दोनों साफ अलग अलग होगा। यही बात कह रहा है कि अणु के एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न होते हैं। अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक, है ना, अंतराण्विक आकर्षण बल, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल कहा जाता है। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है? अंतराण्विक आकर्षण बल वह बल है जिसके द्वारा ठोस हो या फिर लिक्विड हो, ये जो बनने की उसकी जो टेंडेंसी है वह इसी पर डिपेंड करती है। किस पर? तो अंतराण्विक आकर्षण बल पर। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा अणुओं का तो वह
सॉलिड हो जाएगा और किसी पदार्थ में इसका मॉलिक्यूल जो है उसका अंतराण्विक बल थोड़ा सा कम होगा तो वह लिक्विड हो जाएगा, और इसमें अंतराण्विक बल होगा ही नहीं, वह पदार्थ गैस हो जाएगा। ये चीज़ किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन है, ठोस, द्रव और गैस, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो अंतराण्विक बल है ना, जो आपका अंतर आणविक आकर्षण बल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जिसमें ज़्यादा होगा वह पदार्थ ठोस होगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस से कम होगा वह पदार्थ लिक्विड होगा, और इसमें लिक्विड से भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा वह पदार्थ गैस हो जाएगा, जिसमें ना के बराबर होता है। तो क्या बोला, अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। इसी बल के कारण पदार्थ के अनगिनत अणु ठोस एवं द्रव अवस्था में एक साथ जुड़े रहते हैं। क्या बोला, अंतराण्विक आकर्षण बल कहा जाता है। इसी बल के कारण, अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण पदार्थ के अनगिनत अणु ठोस एवं द्रव अवस्था में एक साथ जुड़े रहते हैं। देखिए, अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ही इसके अणु जुड़े हुए हैं। हमारे हाथ में एक मार्कर है, मान लीजिए, अगर इस मार्कर की बनावट को आप गौर से देखिएगा तो आप पाएंगे कि इसका क्या है, सारा अणु एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है ना। और वो क्लोज क्यों है, क्योंकि इसके अणु में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है। अंतर आणविक बल जो है वह इसके अणु के अंदर मौजूद है। अब इसी हाइट का एक हम रड का टुकड़ा ले लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डंबल है ना, इसको देखिए, ये डंबल है ना, इसमें इसका जो अणु है बहुत वेट है इसका, और इसके जो अणु होंगे वो क्या होगा, इसके बनिस्पत बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। इसलिए इसमें जो सॉलिड का आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा ठोस अवस्था में है ना, क्योंकि इसके अंदर जो अणु का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। किसके बनिस्पत, इस मार्कर के बनिस्पत। इसलिए आप इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसको तोड़ना आसान है। अब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आंतरिक जो बल है, आंतरिक आकर्षण बल है, वह जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा ठोस होने के लिए जिम्मेवार होगा, है ना। ये बात आप समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके एक ये मार्कर की अपेक्षा हम एक गिलास पानी ले लें, तो पानी जो है वो एक कंपाउंड है, और उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो अंतराण्विक बल है, वो क्या है, लिक्विड, सॉलिड से कम है, इसलिए वह लिक्विड है। तो अणुओं का संघात वस्तु कहलाता है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल का संघात होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो वह क्या होता है, एक ठोस रूप में एक वस्तु का निर्माण करता है, या लिक्विड रूप में एक द्रव, या मिल करके अगर उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड सॉलिड से कम है तो वह लिक्विड का निर्माण करता है। लेकिन वह अणुओं का संघात ही है जो या तो ठोस बनाता है या फिर लिक्विड बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि अणुओं का संघात उस तरह से बनता कैसे है, तो वह डिपेंड करता है अंतर आणविक बल पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो वह ज़्यादा सघन, वो वस्तु ज़्यादा ठोस होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो वो उससे थोड़ा कम ठोस होगा। जैसे आपने अभी इस डंबल में और इस मार्कर में देखा, इसके अणु क्या है आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंतराण्विक बल इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ठोस है। इसको हाथ से ऐसे करने की कल्पना भी करना मूर्खता है। लेकिन अगर आपके हाथ में एक मार्कर या एक प्लास्टिक का कोई चीज़ है, इसको आप तोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ से टूट भी सकता है, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम है। अगर इसके अणु में भी उतना ज़्यादा संघात होगा तो यह भी क्या हो जाएगी, एक तरह से मजबूत हो जाएगा। तो ये चीज़ें, किसी वस्तु का ठोस, द्रव या गैस में होना, ये किस पर निर्भर करता है, तो अंतराण्विक बल पर निर्भर करता है। यही बात कर रहा है। इसी बल के कारण पदार्थ के अनगिनत अणु ठोस एवं द्रव अवस्था में एक साथ जुड़े रहते हैं। चलिए, परंतु पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदल देने पर प्रत्येक अणु एक दूसरे से अलग हो जाता है। अब जैसे ही पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदलेंगे, उसके अणु क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी मार्कर को आप हीट कीजिएगा, ये क्या होगा, ये ठोस से लिक्विड होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में टूटना शुरू हो गया। और भी आप हीट देते जाइए, और भी हीट देते जाइए, एक समय ऐसा होगा ये गैस के रूप में पूरा विलीन हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वहां से क्या हो गया, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और भी कमजोर हो गए। आपने फिर भी एनर्जी देते रह गया, वो क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना खत्म हो गया कि ये गैस के रूप में खत्म हो गया। अब यही डंबल अकड़ रहा है, बहुत छाती तान रहा है ना। इसको भी अगर टेम्परेचर देना शुरू किया जाए, उस हद तक जो 1500, 1600, 1800 है, जिस पर कि आप जानते हैं कि एक लोहा पिघलता है, उस टेम्परेचर पर अगर इस डंबल को भी दिया जाए तो क्या होगा, इसकी गर्मी भी ठंडा हो जाएगी। ये जो ठोस रूप में है, सॉलिड रूप में है, ये क्या आ जाएगा, इसके मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो काफ़ी सघन मात्रा में है और बहुत ठोस लगता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर हाई टेम्परेचर देंगे, यह क्या होगा, लिक्विड में होगा। मतलब कि इसका मॉलिक्यूल जो है आपस में खिसकना शुरू हो गया। मतलब क्या, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूटना शुरू हो गया, ये लिक्विड बनेगा। और भी अगर टेम्परेचर देते जाएंगे और टेम्परेचर देते जाएंगे तो क्या होगा, ये भी गैस में बन जाएगा। इसका भी जो है गैस में आ जाएगा। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रद्दी हो गया, जो उसका अंतराण्विक बल था वो खत्म हो गया, ना के बराबर, वो रहा ही नहीं, और वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा।
तो यही बात कहा कि परंतु पदार्थों को गैसीय अवस्था में बदल देने पर, अगर किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदल देने पर प्रत्येक अणु एक दूसरे से अलग हो जाता है। इसी को गैस अवस्था में देंगे तो क्या होगा, इसका अणु जो अभी पूरा क्लोज है वह अणु क्या होगा, पूरा दूर दूर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये गैस अवस्था में आ जाएगा, है ना। तो वही बात कहा कि पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदल देने पर प्रत्येक अणु एक दूसरे से अलग हो जाता है। चलिए, अब अणु दो प्रकार के होते हैं, है ना। अणु दो प्रकार के होते हैं, एक है तत्व के अणु और एक है यौगिक के अणु। एक है तत्व के अणु और यौगिक के अणु। अब बताइए तत्व के अणु और यौगिक के अणु में क्या अंतर है, इसको देखेंगे या समझेंगे कि तत्व का अणु किसको बोलते हैं और यौगिक का अणु किसको बोलते हैं, है ना। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिए पहले जो ये डिफिनेशन है ये है तत्व के अणु का, और जो 13 नंबर है ये परिभाषा है यौगिक के अणु का। तो तत्व के अणु में क्या होता है, जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु, जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उसके सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण तत्व के अणु कहलाते हैं। समझिए क्या बोला, जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु, एक तत्व है और उसी तत्व का एक से अधिक परमाणु मिलकर उसके सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का अणु H2 हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन का जो दो परमाणु से मिलकर, है ना, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का जो अणु H2 है, हाइड्रोजन का अणु H2 हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। देखिए तत्व के अणु का मतलब क्या होता है कि जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उसके सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं, एक ही तत्व के। और देखिए जो यौगिक का अणु होगा उसमें क्या होगा, जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु, देख रहे हैं, जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण यौगिक के अणु कहलाते हैं। अब यहां पर रुक जाइए, थोड़ा सा समझिए तत्व के अणु क्या है और यौगिक के अणु क्या है। तत्व के अणु क्या होगा, जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उसके सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करेंगे। तत्व में क्या, जो तत्विक कण है, जो तत्व के अणु हैं, इसमें क्या होगा, एक ही तत्व के, है ना, एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु होंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब भी लिखा जाता है H2 तो हाइड्रोजन का अणु H2 हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और देखिए उदाहरण के लिए यौगिक अणु को देखिए, उदाहरण के लिए मीथेन CH4, है ना, मीथेन का प्रत्येक अणु कार्बन के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणु से मिलकर बना होता है। अब यहां पर आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि यौगिक के अणु क्या हैं और तत्व के अणु क्या हैं। तत्व के अणु का जो अणु होता है वह एक ही प्रकार के तत्व के अणुओं से वह मिलकर के बना होता है, और जो यौगिक का अणु है यह एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं का मिलकर बनने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मीथेन है तो मीथेन में CH4, तो इसमें कार्बन का भी परमाणु चाहिए और हाइड्रोजन का भी परमाणु चाहिए, दोनों मिलकर के CH4 बनाता है। तो CH4 किसका उदाहरण है, ये यौगिक के अणु का उदाहरण है। और हाइड्रोजन किसका उदाहरण है, तो यह तत्व के अणु का उदाहरण है। तत्व के अणु के उदाहरण में क्या होता है, वह एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। देखिए एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उसके सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं। जो तत्व के अणु होते हैं इसका निर्माण होता है वह एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन तत्व के अणु होंगे तो जितना भी हाइड्रोजन तत्व का परमाणु है वह मिलकर के हाइड्रोजन का ही एक अणु का निर्माण करेगा। वह किसका उदाहरण होगा, तत्व के अणु का। लेकिन यौगिक में क्या होगा, एक से अधिक तत्व के परमाणु, यौगिक में एक से अधिक तत्व के परमाणु मिलकर के उस यौगिक का निर्माण करेंगे। जबकि तत्व में क्या है, एक ही तत्व के परमाणु मिलकर के तत्व के एक अणु का निर्माण करेंगे। बात क्लियर है। अगर हाइड्रोजन का अणु है तो उसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का अणु देंगे, और अगर तो वो एक ही प्रकार के हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के हैं। लेकिन अगर यौगिक के अणु हैं तो इसमें क्या होगा, एक से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर के एक यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए CH4, तो वही कहा कि जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण यौगिक के अणु कहलाते हैं। मतलब यौगिक के अणु में एक से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर के उसके अणु का निर्माण करते हैं। जबकि तत्व के अणु में क्या होता है, वह एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर, है ना, अणु मिलकर उसके सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं। तो ये कण तत्व के अणु कहलाते हैं।
ठीक है। और ये बात उदाहरण समझने लायक भी है कि अगर हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो वह हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु मिलेंगे और मिल करके हाइड्रोजन के ही एक अणु का निर्माण करेंगे, क्योंकि वो तत्व का अणु है। तत्व के अणु की खासियत क्या होगी कि उसके जितने परमाणु होंगे सेम होंगे और वही परमाणु मिल करके तत्व के अणु का निर्माण करेंगे। उसमें दो प्रकार का नहीं हो सकता है, वह एक और सिर्फ एक प्रकार का होगा। अगर हाइड्रोजन का अणु है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का अणु जो बना है, हाइड्रोजन के अणु का जो निर्माण हुआ है, वह एक प्रकार के हाइड्रोजन के तमाम परमाणुओं को मिल करके एक हाइड्रोजन का अणु प्राप्त हुआ और एक ही प्रकार का हुआ, इसलिए वो क्या कहलाया? तत्व के अणु। और जब दो प्रकार के, जैसे मीथेन उदाहरण है यौगिक के अणु का, तो यौगिक के अणु में क्या होगा? एक से अधिक प्रकार के परमाणु उसमें संयोग करते हैं। एक से अधिक प्रकार के मतलब क्या है ना, एक से अधिक तत्वों के परमाणु, सिर्फ एक तत्व का परमाणु नहीं होगा, एक से अधिक तत्व का परमाणु जब मिल करके एक अणु का निर्माण करेगा तो वह क्या कहलाएगा? आपका यौगिक का अणु कहलाएगा। उदाहरण के लिए मीथेन जो है यौगिक के अणु का उदाहरण है, और मीथेन में कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ संयोग करता है, उसके बाद मीथेन का एक अणु बनता है CH4, है ना, CH4। तो उदाहरण के लिए मीथेन CH4 का प्रत्येक अणु कार्बन के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 अणु से मिलकर बना होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के अवयवी कण जो अणु हैं और जो परमाणु हैं, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तत्व कण क्या है, यौगिक कण क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखा। मिलते हैं, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग पदार्थ के अवयवी कण में परमाणु को लेकर। ठीक है, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।